बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाजरीन, आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जहलम में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हमारी जद्दोजहद सैलाब और जंगों के दौरान भी जारी रहेगी। सैलाब से तबाही हुई हुकूमत को IMF से बात करनी चाहिए। जबकि इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत केस में 5 रुकनी लार्ज बेंच भी तश्कील दे दिया गया है। जबकि नवाज शरीफ साहब ने आज कहा है कि सैलाब मुतासरीन की कारकुनान हर मुमकिन मदद की कोशिश करें। इस समेत दिन भर जो अहम डेवलपमेंट्स रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, बदतरीन सैलाब के बायस लाखों खानदान जो है वो इस वक्त मुतासर हुए हैं। हुकूमत और इदारे जो इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि क्या ये बर वक्त इक़दामात हैं या फिर कुछ देर हुई है? देखिए जी, देर तो खैर क्या हुई है, हमारा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है सच है ही नहीं, और ये एकदम से बस एक तबाही आई है। और इसको तो मैं इसी तरह से कहूँगा, देखिए पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज उसके साथ भी मिला रहे हैं लोग इसको। और यानी कोई सोच भी नहीं सकता था कि आग लगेगी लंदन में, इस कदर हीट वेव आई है कि वहाँ आग लगी है चंद रोज़ पहले। और ये मैं ग्रेटर लंदन की बात कर रहा हूँ, और यूरोप के अंदर वाइल्ड फायर्स हैं, और पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन ये पाकिस्तान में जो है वो तो बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तैयार ही नहीं थे हम लोग, और एक नागानी आफत आई। और ऐसा ये हो जाता है, ज़रूरी नहीं होता कि सारी आफतें जो हैं वो पहले बिगल बजाते हुए दुनिया में आएँ और बताएं हर एक को। हरिकेन्स आते हैं, तूफान आते हैं, सुनामीज आती हैं, तबाहियाँ आ जाती हैं। असल मसला जो है वो ये होता है कि फिर उसके बाद आपने बहैसियत कौम किस तरह से उस पर एक्ट किया। तो मेरा ख्याल है कि पहले चंद रोज तो सब सोते रहे, लेकिन उसके बाद गुजरे कुछ 48 घंटों से कौम जो है वो उठी है, और लोग जहां जहां जो जो कुछ कर सकते हैं। लेकिन देखिए मसला ये है इस वक्त कि लोग खुद मुसीबतों का शिकार हैं, तो लोग उस तरह से शायद दूसरे की मदद भी नहीं कर सकते जिस तरह। और ये मैं सिर्फ ये पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। देखें यूरोप में महंगाई है, बुरे हालात हैं इस वक्त वहाँ पे। गैस का मुझे नहीं पता, राशनिंग होगी, कैपिंग होगी, क्या करेंगे वो। बरतानिया के अंदर आप सूरत हाल देखें कि उनका जो बिजली के बिल्स हैं उनके वो कई गुना ज़्यादा होने जा रहे हैं अगले महीने से, और लोग वहाँ पे उसको सह नहीं पाएंगे। तो ये पूरा क्राइसिस। अब इस तरह की सूरत हाल में अगर लोगों से इमदाद मांगने जाएं तो लोगों के तो अपने चूल्हे बुझे हुए हैं घरों में, और उनका अपना गुजारा नहीं हो रहा, तो वो चैरिटी क्या देंगे या किसी और की। हाँ, बस ये है कि आपको ऐसे क्लिप्स नज़र आ रहे हैं मीडिया में जहाँ पर लोग जो हैं वो बचा रहे हैं दूसरे को, खाना पहुँचा रहे हैं, और ये है हमारी कौम के अंदर। और लोग मतलब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और अब जो है वो सूबाई हुकूमतें भी फ़ाल नज़र आ रही हैं हमें। अब जो है वो हमें ज़ाहिर ISP और फौज जिस हद तक कर सकती है, अल्टीमेटली एट द एंड जो है वो मतलब फौज ही आके, फिर उनके पास रिसोर्सेज भी हैं और ट्रेंड भी होते हैं, और ऐसे कोई हालात पैदा होते हैं तो फिर लोग फौज की तरफ ही देखते हैं कि फौज आके मदद करेगी। तो फौज जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में, तकरीबन सारे मुल्क में जहाँ जहाँ पर आज एक रेड कलर का मैप जारी हुआ है, और उस रेड कलर का जो मैप है पाकिस्तान का, उससे अंदाज़ा हो रहा है कि कितने बड़े इलाके में जो है वो सैलाब आया है, और वो मुतासिर है सैलाब से। तो बड़ा इलाका पाकिस्तान का जो है वो सैलाब से मुतासिर है, जो सुर्ख रंग का इलाका अगर वो मैप दिखा सके तो अब बात ये सारी कि ये तो अब यानी ये जो बात कही जा रही है कि जी जोर टूट रहा है मुख्तलिफ इलाकों में, और शायद आने वाले 24-48 घंटों में जोर टूट जाए बारिशों का। तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं कि अभी तक पानी के जो रेले हैं वो दाखिल हो रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में। सबसे ज़्यादा सिंध मुतासर हुआ है, बलूचिस्तान, तो वहाँ बारिशें आज ग़ालिबन कम हुई हैं, लेकिन तबाहकारी बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पे चूँकि पुल टूट गए हैं, कल भी मैंने बात की थी कि फूड शॉर्टेजेस होने जा रही हैं आने वाले दिनों में, और ये कहत का भी इशू सर पे खड़ा है, और ये मुर्दा जानवर जो तैर रहे हैं और लाशें उनकी, और ये सारे ताफून, और फिर बीमारियां फैलेंगी। और WHO को अभी से हमें हॉस्पिटल्स को, वहाँ पे डॉक्टर्स को और बाकी लोगों को, और अद्वियात, और यानी पूरा प्लान है मेरा ख्याल है। और
कुछ 4 अरब डॉलर्स का अब तक बयान हो रहा है कि नुकसान हो चुका है, 4 बिलियन डॉलर्स का। ठीक। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है। अब उस सूरत हाल में देखें, इमरान खान साहब ने आज जो तकरीर की है और उससे पहले जो बदमज़गी हुई है गुजरे 24 घंटों में, वो ये है कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब और ये तैमूर झगड़ा साहब का मामला हुआ है केपी, मैं तो बहुत हैरान हूँ इस बात पे। मुझे तो नहीं समझ आया कि क्या बात, क्योंकि हम तो बड़ी मुसीबतों से, हम वो डिफॉल्ट से बचे और हमने यानी ये जो मौजूदा हुकूमत है या सेट अप अरेंजमेंट है तो खूब गालियां दी हैं, कोसा है लोगों ने कि क्या कर दिया, पेट्रोल के बिल बढ़ा दिया आपने, ये किया वो जैसे तैसे करके हम भी डिफॉल्ट से बचते बचाते जो है यहाँ तक पहुंचे हैं कि 29 तारीख को अब उनका एग्जीक्यूटिव बोर्ड होने जा रहा है और उसके बाद जाहिर है कि ये सारी शराइतें उनकी पूरी करनी थी। इन शराइत के अंदर कोई करप्शन नहीं है, ये ध्यान में रखें। ये वो शराइतें जो आईएमएफ के साथ आपने करनी ही करनी थी, जो शौकत अली साहब के दौर में या हफीज पाशा साहब जिसको एक खुफिया डॉक्यूमेंट करार देते थे उनके दौर में तय हुई थी। लेकिन वो, और खान साहब ने खुद भी कई दफा कहा कि अच्छा हुआ कि जो लोग थे वो भूल गए सारा और इन्होंने आके अपना मलबा उठा लिया सर पे सारा। लोगों ने इनको खूब कोसा इस अरेंजमेंट को, ये जो मिफ्ता इस्माइल साहब की वजारत खजाना है। और ये खुदा खुदा करके जब बिल्कुल करीब पहुंचे हैं तो मुझे नहीं पता ये क्या किसका आइडिया था। लेकिन अभी जो मैं सुन रहा था केपी के जो तैमूर झगड़ा साहब बड़े अच्छे, बड़े मुनासिब, मुझे मुलाकातें नहीं है, बड़े मुनासिब आदमी है वो। तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या ये खत इस वक्त लिखा। फिर उन्होंने खैर वजाहत की कि भी मैंने आईएमएफ को नहीं भेजा। अगर आईएमएफ को नहीं भेजा था तो फिर इसको इतना बड़ा इशू क्यों बन गया ये, और फिर उसके बाद वो मतलब डिफॉल्ट की तरफ पाकिस्तान चला जाए इस बात पे। क्योंकि देखें ना, ये तो इस तरह से हुआ जो सादा से अल्फाज में जो लोग सभी समझ रहे हैं इस बात को कि मतलब सूबों ने पैसे देने थे, तो मतलब आईएमएफ को शो ये कर रहा था कि हमारा जो कौमी खजाना है उसमें पैसे हैं जी। तो कौमी खजाने में पैसे कहां से आएंगे, सूबे ही देंगे ना। तो सूबे जो सरप्लस शो करने के लिए अपना अपना हिस्सा उन्होंने कौमी खजाने में डालना था ताकि आईएमएफ को जाहिर हो पाकिस्तान के पास ही पैसा है ना, पाकिस्तानियों के ऊपर खर्च होना है, ये कौन सा क्या इशू है। हाँ। तो वो कुछ शो करना था कि जी ये वफाकी खजाने जो है उसमें पैसा है ताकि सरप्लस शो और आईएमएफ का प्रोग्राम चलता रहे। अब दो सूबे अगर उसमें कहते हैं कि पैसा नहीं डाल रहे, पैसा कहां डाल रहे हैं आपने, क्योंकि बाहर को थोड़ी देना है, वो उसी में शो करना है आपने कि जी पैसे हमारे पास इतने पड़े हैं हमारे खजाने के अंदर ताकि आईएमएफ को नजर आए और वो उसके बाद वो प्रोसेस चलता रहे। तो ये एक बदमज़गी सी पैदा हुई, लेकिन उसका अल्टीमेटली मेरा ख्याल है कि कोई कहीं पर बात समझ आ गई है सबके, और इससे कोई बड़ा असर मेरा नहीं ख्याल कि होने जा रहा है। जो 29 तारीख को आईएमएफ का बोर्ड है, मेरा ख्याल है कि वो मामला आगे चलेगा और उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बदमज़गी लेकिन जरूर पैदा हुई। और सर ये तो एक रियासती मामला है ना, ये तो कौमी मामला है, इस पे सियासत करना इस वक्त क्या मुनासिब है किसी भी पार्टी की तरफ से? नहीं, मुझे असल में देखिए, उन्होंने तो मलबा डाल दिया इधर। अच्छा, ये खत मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि पहले फवाद चौधरी साहब ने बात की, क्यों की बात उन्होंने, फिर उसके बाद वो जो है वो खत आ गया वहां से। मैं इसको समझने से कासिर हूँ। मतलब है कि कुछ अगर हम डिफॉल्ट हो गए, देखिए ना, तो खुदा ना खास्ता वैसे तो नहीं होने जा रहा ये मामला, लेकिन अगर मतलब इससे क्या तासुर जाएगा कि कर लो आईएमएफ से डील, तो सर पे खड़ा है और हम डिफॉल्ट हो जाएंगे। ये कोई डील वाला टाइम नहीं है, ये वो टाइम है जो बड़ी मुश्किलों के साथ हम यहाँ तक पहुंचे हैं कि हम यहाँ से निकले आगे और आईएमएफ के साथ मुआहदा, और उसके बाद जो है वो दुनिया भर से हमारे पास सरमायाकारी है और हम डिफॉल्ट ना हो। तो वो जो फवाद चौधरी साहब ने एक पता नहीं कुछ जज्बात में आके उन्होंने बात कर दी क्या कि कर लो जो करना है, तो वो फिर थोड़ा सा मेरा ख्याल है उससे वो क्लैरिटी आई और भी मतलब ये मेरे ख्याल से मामला जो है ये आगे खुश असलूबी से बढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक बात मेरी अभी बात हो रही थी तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं से भी और हुकूमत के लोगों से भी, लेकिन आपको इसमें इमरान खान साहब की जो आज तकरीर थी जो उन्होंने झेलम में की, उसमें वो काफ़ी गुस्से में थे। मेरा ख्याल था कि कुछ मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ चले गए होंगे उनके, लेकिन वो गुस्से में थे। और ये मेरे ख्याल से जो एक लार्जर बेंच बना है हाई कोर्ट का, और वो समाअत करने जा रहा है अब आने वाले दिनों में, और वो जाहिर है कि जो जज साहबा के बारे में कलमात अदा किए थे उसके दो एंगल्स हैं। उसमें एक तो जुडिशियल एंगल है उसका और एक उसका क्रिमिनल एंगल है। जो जुडिशियल एंगल है उसमें तौहीन अदालत है, और जो क्रिमिनल एंगल है उसमें वो उन्होंने दहशतगर्दी की दफात लगाई हुई है, यानी क्रिमिनल साइड की कि आपने
डराया है, उनको धमकाया है, और जो तौहीन वाली साइड है वो जुडिशियल साइड है। यानी एक ही तकरीर के दो हिस्से, दो हैं उसके पार्ट। तो अब उसमें जाहिर है जो दहशतगर्दी वाली दफा डाली तो उसकी तो स्टोरी बनी पूरी दुनिया में, और कि भाई दहशतगर्द कैसे हो सकता है वजीर आजम पाकिस्तान को, इमरान खान दहशतगर्द कैसे, मतलब ये तो जहन भी नहीं मानता। लेकिन जो दूसरा इसका जुडिशियल वाला है वो संजीदा है, और उसमें अदालत जो है वो अब मतलब ये कहती है कि चलें जी हम ज़ाहिर उसमें कोई गिरफ्तारी वगैरह तो नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जब हम 30 सेकंड की नहीं 15 सेकंड की सजा दे देते हैं। तो 15 सेकंड की आप 15 सेकंड आप आए हैं, आप जरा मतलब खड़े हो जाए आप सीट पे, खड़े हो गए, 15 सेकंड गुजरे और सजा हो गई। उनको 30 सेकंड तो नाहिलियत हो गई। तो ये एक बड़ा मसला है जो इमरान खान साहब इसको टेक्निकल नॉकआउट कह रहे हैं कि मुझे टेक्निकल नॉकआउट कराने की कोशिश हो रही है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये टेक्निकल नॉकआउट से मैं दोबारा ये बात दोहरा रहा हूँ, और आने वाले दिनों में अगर ये मामला होता है आगे बढ़ता है, क्योंकि खान साहब बार बार कह रहे हैं, उनको यकीन दिला दिया गया है कि आप अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो ये मार्क माय वर्ड्स आप देखिएगा कि फिर उसमें से कौन सी शख्सियात निकल के इमरान खान साहब की जगह लेती हैं। ये जब जहांगीर तरीन साहब वाला मामला चल रहा था ना, तो उसको मैंने कहा कि जहांगीर तरीन साहब के साथ तो बड़ा शोर शराबा, नहीं जी सवाल ही पैदा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अब चंद दिनों के बाद देखिएगा, ये हफ्ता ही है ना, इसी हफ्ते के दौरान जो है वो लार्जर बेंच भी है, इसी हफ्ते में तोशा खाना भी है, इसी हफ्ते में। तो इमरान खान साहब को अंदाजा होगा कि उनको धक्का किसने दिया है। उनको आसपास के लोग जो तसादुम की तरफ डाल रहे थे उनको, वो उसके बाद वो मजे से बैठ के और इंजॉय करेंगे, और इमरान खान साहब को वो जिस तरह जो उनके मामलात हैं, वो दूसरी उनको कोई ताल्लुक ही नहीं रहा तहरीक इंसाफ से। वो इधर उधर से आए और वो परिंदों ने अपनी जगहों पे, अपने ठिकानों पे जाके बैठना है। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि खान साहब का लहजा आज भी तल्ख था, बहुत ज्यादा तल्ख था। और मतलब मेरा ख्याल है कि उनके गुजरे काफी जो जलसे हैं उनसे ज्यादा तल्ख था उनका लहजा। अच्छा, अब इसमें दो तीन मामला देखें। एक तो ये है ना, ये तो चलती रहेगी सियासत। इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि कुछ लोग कहते हैं मुझे सियासत छोड़ के इस वक्त जो है सैलाब पे तवज्जो देनी चाहिए, और इमरान खान साहब ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए उनके लिए। लेकिन मसला ये है कि ये मुल्क में एक इस वक्त सानेहा है, ये सानेहा है, और मुल्क में क्या गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, मतलब वो जिन इलाकों में सैलाब नहीं भी आया वहां पर भी तो फूड शॉर्टेज का खतरा है ना, कहत का, क्योंकि ये तो हो रहे हैं किसी ना किसी तरह। पूरी दुनिया में जो फूड इंडेक्स है, जो मुल्क सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से, वो 2021 के इंडेक्स में ऊपर के 10 मुल्कों में पाकिस्तान का नाम है। तो ये तो 2022 में अब जाके एक वाकया हो गया। तो ये तो बहुत संगीन सूरत हाल है कि आपने गंदम कहां से लाना है, आपने गैस कहां से लानी है, सर्दियां आ रही हैं, आपने ऑयल कहां से लाना है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बैठ गया मुल्क का। तो रेलवे और ये और लोगों में बददे भी। तो इमरान खान साहब ने उसमें ये कहा कि मुझे जो है वो चंद मीडिया के लिफाफे कहते हैं कि तुम इस वक्त हकीकी आज़ादी छोड़ दो और सैलाब पे तवज्जो दो। तो इमरान खान साहब को तो मतलब मेजॉरिटी मुल्क की इस वक्त यही कह रही है कि खान साहब आप किसी तरह से प्रायोरिटी है सर, बिल्कुल। हाँ, सैलाब के ऊपर फंड्स करें। वो असद उमर साहब ने बात आज एक ट्वीट की है, उसमें उन्होंने कहा कि हम ऐलान करेंगे कि फंड कोई बनाया जाए सैलाब का, और उसमें तो लेकिन ये खान साहब उसमें इस बात से पता नहीं क्यों कन्विंस है कि अगर उनको कहा जा रहा है इस वक्त तो अपनी हकीकी आज़ादी या बाकी जो भी उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल है, और उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल देखें क्या है, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो है जहां पर उनको लोग एक फिलैंथ्रोपिस्ट के तौर पे देखते हैं, लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं, उनको देखते हैं कि सैलाब में वो कैसे मदद कर रहे हैं, बच्चों में, लोगों में, इधर उधर वो कैसे जा रहे हैं। मतलब वो उनका बहुत उनकी पर्सनैलिटी का स्ट्रॉन्ग हिस्सा है। जहाँ पे शौकत खानम बनती नजर आता है, प्रोजेक्ट पूरा बनता नजर आता है, फिर आपको जो है वो नमल यूनिवर्सिटी, बाकी वो सैलाब में, जल्दलों में हमेशा आगे आगे रहे। लेकिन इस बार वो कहते हैं कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं कि मैं हकीकी आज़ादी का जो मिशन है उसको छोड़ के, और मेरा ख्याल है उसकी वजह ये है कि ये हफ्ता क्रूशल है। आने वाले हफ्ते को, क्योंकि सैलाब की तबाहकारियां भी हमारे सामने क्लियर हो जाएंगी इसी हफ्ते में कि कहाँ तक हम काबू पाते हैं, क्या ये बारिशें होती रहती हैं, क्या ये तोग़यानी मजीद आती है, मजीद इसमें बीमारियां फैलती हैं, या कितनी अभी तक $4 बिलियन का एस्टीमेट है, रफ एस्टीमेट। अभी कहां तक जाता है आगे आने वाले दिनों में, ये अभी क्लैरिटी आ जाएगी मेरे ख्याल से 2-4 दिनों में, 5 दिनों में, कि कहां पे हम खड़े हैं। लेकिन इसमें जो दूसरी बात है वो ये है कि इसमें तो सियासी जो खान साहब को इसलिए मेरे ख्याल से उन्होंने बात की कि इसी हफ्ते ये तोशा खाना
और फिर यही तौहीन अदालत ममनुआ और फिर फंडिंग भी है। और फिर उसके बाद ये शहबाज गिल साहब का इश्यूज और सारे इश्यूज, क्योंकि इसी हफ्ते में सारा कुछ होना है। जी। तो खान साहब इसीलिए वो एक जाहिर है कि इस वक्त वो ये भी नहीं चाहते, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जो होना है ना उस तरफ पॉलिटिकल साइड पे वो होना है। वो अगर अपने आप को इस तरफ लेकर आ जाए ना तो वो मतलब सैलाब की तरफ या रफाई कामों की तरफ, तो लोग उसके बाद कहेंगे कि यार एक मिनट ठहरो, ये शख्स तो यार सैलाब के लिए कर रहा है काम इतने, और खान साहब का बहुत उसमें कंट्रीब्यूशन रहा है हमेशा, हम तो मशवरा दे सकते हैं। तो लोग कहेंगे यार एक मिनट, वो तो उधर काम कर रहा है, आप ये दफात लगा रहे हैं, उसकी बनी गाल पे छापे मार रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हो। लेकिन वो अगर उसमें अपने आप को ज्यादा उलझाएंगे, जो कि उनके साथ मौजूद चंद लोगों ने उनको उलझा दिया है बुरी तरह से, तो उसके नतीजे में उनका जो असल पर्सनैलिटी को हम देखते रहे इतने सालों में कि वो इस वक्त यानी वो देखिए ना, मुल्क के बड़े हिस्से में तो उनकी हुकूमत है, बड़े हिस्से में तो सूबाई हुकूमतें हैं, तो वो उनको फाल करके और बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं, अब मैं इस पे क्या बात करूं ज्यादा, मुझे तो टेलीथॉन का आगाज करने का फैसला किया है इमरान खान साहब ने, कह रहे हैं कि मुतासरीन के लिए टेलीथॉन, इंटरनेशनल टेलीथॉन का आगाज करेंगे। नहीं टेलीथॉन का तो वो देखिए करेंगे ना, वो तो वो हो ही नहीं सकता कि खान साहब पीछे रहे उसमें। लेकिन अभी तक बात ये है कि अभी तक ये चीजें हो जानी चाहिए थी। अच्छा है, दे रहा है, दुरुस्त है, खान साहब अपने आप को पीछे रख नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि प्रेशर उन पे भी है, वो जानते हैं अच्छी तरह वो कि लोग उनकी तरफ देख रहे हैं सारे, और वो करेंगे इसमें। लेकिन सियासी सरगर्मियां, आज का जलसा हो गया, अब अगला जलसा कब होना है मैंने पूछा लोगों से, तो अगला जलसा तो नहीं पता, वो तो 25 तारीख को इलेक्शन होने, कल का सितंबर जलसा डॉक्टर साहब मुलतवी हुआ है पेशावर में, जो कल का जलसा हाँ मुलतवी हो गया। तो मेरा ख्याल है कि जी, तो अब वो पता नहीं अगले जलसे वगैरह कब होंगे, लेकिन बहरहाल ठीक है, वो आज उन्होंने जलसा किया और अनाउंस किया होता, उसमें वो बहरहाल उनकी एक तल्ख बातें करके। आईएमएफ को मुझे सर पे नहीं समझ आया कि कैसे ये बात निकली आगे से, मतलब हम क्या डिफॉल्ट की तरफ प्लान हो रहा था जाने का, खुदा न खास्ता। तो ये मेरा ख्याल है कि एक बदमज़गी हुई है, जो कि अच्छा है कि आज एक रफा दफा होती नजर आ रही है। अभी जो मैंने बात सुनी अभी केपी के वजीर खजाना की, और ये भी मैंने बात सुनी कि वो आईएमएफ जो है वो अपने हिसाब किताब से जो है वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का उनके इजलास वगैरह हो रहा है पीर के रोज। तो ये तो पाकिस्तान में देखिए बिटरनेस आ गई। और मैंने आपसे कहा ना कि खान साहब उसमें अब टेक्निकल नॉकआउट का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं जी। अब ये नॉकआउट यानी ये जो जितने होते हैं ना आपके कम्बैट खेल जो होते हैं, यानी झगड़े वाले कम्बैट गेम्स, स्पोर्ट्स कह लें आप, तो उसमें जैसे मार्शल आर्ट्स है, बॉक्सिंग है, कराटे है, और इस तरह के और खेल हैं बहुत सारे। तो उनमें जो है वो फिर ये होता है कि एक तो नॉकआउट है ना, नॉकआउट तो ये कि सिंपली वो सेरेब्रल कंकशन, यानी एक हेड इंजरी हुई और उसके बाद वो मतलब मुख्तसर सी देर के लिए वो बंदा बेहोश होता है, और बेहोश होने के बाद जो है वो थोड़ी देर के लिए उसकी ब्लड, और वो गिरता है नीचे, और स्ट्रेट गिरता है नीचे, और उसके बाद वो 10 तक, ये पता है मैं हर एक को पता है, 10 सेकंड तक वो काउंटिंग होती है, और फिर उसके बाद वो नॉकआउट हो जाता है। और इसमें जो है वो अब वो कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्स की वजह से भी हो सकता है। लेकिन इसमें जो इशू है वो नॉकआउट की जो वजूहत होती है, टेक्निकल नॉकआउट ये होता है, यानी इमरान खान साहब का टेक्निकल नॉकआउट ये है कि बंदा गिरे ना नीचे, बल्कि ये हो कि वो यानी एक राउंड में 3 दफा गिर जाए। एक, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन टेक्निकल नॉकआउट गालिबन इस तरह उसी को कहते हैं कि इस तरह की बॉक्सिंग वगैरह का मैच हो रहा हो तो 3 दफा गिर जाए और खड़ा हो जाए 10 सेकंड से पहले, या ये कि रस्से वगैरह पे गिरे, तो फिर वो उसके बाद जो रेफरी है वो कहता है कि जी आप अब इतनी दफा गिरे हैं या जख्मी हो गए हैं, सब कुछ हो गए, तो आप मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सकते। तो रेफरी जो है वो ऐलान करता है कि जी आप खेल से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर इतनी सख्त नहीं, आप बार बार गिर रहे हैं नीचे। और ठीक है 10 सेकंड से पहले आप खड़े हो जाते हैं, लेकिन आप कभी रस्से पे गिर रहे हैं, कभी खून बह रहा है, कभी इधर जख्मी हो गए, तो आप टेक्निकल नॉकआउट उसको कहते हैं। अब खान साहब कहते हैं कि मुझे नॉकआउट में चूंकि नहीं हुआ तो मुझे टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश हो रही है। लफ्ज क्योंकि लाए हैं तो इसलिए जरूरी है कि थोड़ा सा हम ध्यान में रखें कि वो क्यों ये बात कह रहे हैं टेक्निकल नॉकआउट। अच्छा, वो कह रहे हैं कि टेक्निकल नॉकआउट मुझे करवा दिया जाएगा नाहल करवा के, यानी अहलियत हो जाएगी मेरी तोशाखाना में या अदालत से सजा के थ्रू, या मतलब उन्हें यकीन है इस बात का, मतलब वो आज भी उन्होंने बार बार ये बात, उन्हें यकीन है। जब उन्हें यकीन है तो जाहिर है जो सुनने वाले हैं वो भी उस बात को समझ रहे हैं कि भाई इमरान खान साहब अब जब उन्हें वो सोच रहे हैं कि अगर मैंने होना ही है तो फिर मैं उसके बाद इस तरह की बातें कर। अच्छा, अब यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ पर आज उन्होंने दोबारा वो बात की कि मैंने क्या गलती की,
मतलब उन्होंने जज साहबा की तरफ से उन्होंने कहा कि अगर मुझे वो उन्होंने उनको बरहना करके ऐसे किया गया, शहबाज गिल साहब के साथ ज्यादती हुई, ये हुआ वो हुआ, तो मैंने अगर बात की तो क्या मैंने गलती की? तो क्राउड ने कहा कि नहीं की। तो उसके बाद मुझे ये तासुर आया कि शायद वो इमरान खान साहब उस पर अदालत से शायद माजरत भी ना करें। लेकिन फिर मैंने उनके एक वकील से भी बात की। मैंने कहा जी क्या ऐसा मामला जा रहा है? वो कहते हैं हम तो सजेस्ट करेंगे कि, मैंने कहा जी जलसे में फिर उन्होंने क्यों बात की अभी? तो वो एक कंफ्यूजन है उनकी सफों में मेरा ख्याल है, और आसपास उनके लोग जो हैं, देखिए मतलब है कि इस यहाँ से उनको निकलना है खान साहब को। खान साहब इसमें कहते हैं सकिन हो जाते हैं ना आदमी, वो कीचड़ में पैर फंस जाता है या वो च्युइंगम चिपक जाती है पैर से, तो यहाँ से निकलना है। लेकिन यहाँ से वो कैसे निकलेंगे, अब वो उनको मशवरा सर, मेरा अगर उनको इस बात का अब यकीन इदराक करें, है। आज की तकरीर अगर ऑन एयर चली जाती है ना, एक दो पर्चे और कट जाते, यानी आज की तकरीर उनकी इतनी तल्ख है, उसमें दोबारा उन्होंने चूंकि वही बात की है, तो वो फिर उसके बाद वो सर, मजीद बढ़ टेक्निकल जाती नॉकआउट के हवाले से आपने बात की कि खान साहब को ये दराक है कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो डॉक्टर साहब, इस वक्त अगर वो माफी मांग लेते हैं तो जहां पे बहुत सारे और उनके खिलाफ केसेस और महाज खुले हुए हैं, तो उनके लिए आसानी नहीं हो जाएगी? और ये क्या एक मसलहत नहीं है ऐसी सिचुएशन में इस तरह का फैसला लेना? इस वक्त मैंने आपसे कहा ना, हर वक्त कोई मसला होता है मुल्क का। इस वक्त मुल्क का मसला क्या है? ये जो तस्वीरें आ रही हैं, देखें इस वक्त, मतलब वो 5 एक फैमिली के नौजवान बह गए, कहीं पे वो होटल गिर गया, कहीं पे वो बच्चे फंसे हुए हैं, कुछ सयाब फंसे हुए हैं। आप देखें तो सही कि इमेजेस कैसी है मुल्क का, और लोग इस वक्त परेशान हैं कि भाई पता नहीं गंदम होती है हमारे पास, नहीं होती, दालें खत्म हो गई नहीं हुई, कभी सब्जियों की सप्लाई खत्म तो नहीं हो जाए। यानी उन इलाकों की बात कर रहा हूं जहां पर सैलाब नहीं आया। मैं आपसे बात कर रहा हूं लाहौर की, मैं आपसे बात कर रहा हूं कराची की, मैं आपसे बात कर रहा हूं इस्लामाबाद की, पिंडी की, बड़े शहरों की, यानी या वो इलाके जहां, फैसलाबाद की, उन इलाकों में जहां पर इसकी तबाहकारियां नहीं है। लेकिन दूसरे इलाकों से तो आता है ना सामान, मतलब दूसरे इलाकों से पुल टूट गए हैं, सड़कें बह गई हैं, वहां पे रेलवे लाइनें उखड़ गई। तो इस सूरत हाल में इशू क्या है इस वक्त सबसे बड़ा मुल्क में? इशू ये है कि ऐसे मरहले पे सारे लोग, घर में आग लग जाती है तो लोग क्या लड़ रहे होते हैं आपस में? लोग कहते हैं पहले आग हो जाओ घर की, और फिर उसके बाद देखा जाएगा, यार छोटे मोटे मसले चलते रहेंगे। अब घर को यहाँ पर जो है वो एक बड़ा मसला आया हुआ है, यहाँ पर वो जो है वो मतलब है कि इसके ऊपर तो बात ही नहीं होनी। मतलब मैं खान साहब को, मैंने इनके लोगों से कहा, अब खान साहब ने कहा कि मुझे मशवरा दे रहे हैं, तो वो लोग उनको गालियां दी खान साहब ने जो मशवरा दे रहे हैं उनको कि इस वक्त आप सैलाब की तरफ ज्यादा तवज्जो दें, उनको भी लताड़ दिया उन्होंने। तो अब जाहिर है कि उनको ये है कि ये तेजी के साथ जो वाकयात हो रहे हैं, जैसे कि ये नाहलियत वाला मामला, या उनके घर के सर्च वारंट्स का मामला, या शहबाज गिल साहब का मामला जो खराब हो रहा है, और जिसमें जाहिर है कि कानून अपने तौर पे वो मुख्तलिफ लोगों को शामिल तफ्तीश करने जा रहे हैं इस हफ्ते गालिबन। तो वो खान साहब के चूंकि जहन में है, इसलिए खान साहब इस तरफ तवज्जो नहीं दे लगे। लेकिन सारी बातों के बावजूद मेरी गुजारिश यही होगी कि इस वक्त वो सियासत साइड पे रख के, और ये इस वक्त इस सैलाब वाले इशू पर आ जाएं, तो आप देखेंगे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कितना जाएगा, और अल्लाह ताला उसमें बरकत देगा। ये मसाइल, मुश्किलें, ये सारे तो अल्लाह ताला इससे निकले थोड़ा सा, और उसमें अपने जो उनका ओरिजिनल जो है उनकी चीज उसमें आए, और फिर इसमें बहुत सारे मसाइल अल्लाह ताला बरकत भी देता है, मदद भी फरमाता है, बहुत सारे इश्यूज खत्म होंगे अगर हम बतौर एक कौम जो है वो उस तरफ बढ़े आगे, सियासत एक तरफ को रख दें। और अगर ये IMF के साथ मामला बेहतरी की तरफ जाते हैं, या दुनिया पैसे देती है, या जो भी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, तो इसमें तो फिर ये इसमें तो मेरा ख्याल है कि कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। और जो अगर कोई भी हुकूमत कर रही है, लेकिन सिंध में सबसे नुकसान हुआ है। अब जो कुछ उनका पहले मामला रहे सिंध हुकूमत के, करप्शन, फलाना ढिमाक, लोगों में तो नजर आ रहे हैं ना, उनके वज़ीर आला भी नजर आ रहे हैं बिलावल साहब। इमरान खान साहब को नजर आना चाहिए लोगों के दरमियान। मुझे नहीं पता कि परवेज इलाही साहब इंतहाई फाल हैं, वो उनको भी, यानी अगर अपने सूबे में उनके कम इश्यूज हैं, मेरे तो ख्याल है बहुत ज्यादा है राजनपुर और तौसीफ शरीफ और वहां पे सारे इलाकों में, लेकिन उससे ज्यादा बलूचिस्तान पहुंच जाना चाहिए था परवेज इलाही साहब को। मैं बहुत एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा मैं भी मिस कैलकुलेट कर गया। परवेज इलाही साहब को इस वक्त जो है वो बलूचिस्तान, पूरे मुल्क में परवेज इलाही साहब जो है ना, बीइंग पंजाब वजीर आला, वो उनको बलूचिस्तान पहुंच जाना चाहिए था, और वहां पे इमदाद में उनको मतलब एक्टिव होते वो, और पंजाब में भी होते और यहाँ पर भी होते। लेकिन बहरहाल वो जाहिर है कि उस तरह फाल हमें नजर नहीं आ रहे जिस तरह सिंध नजर आ रहा है हमें फाल, और KP भी हमें उस वक्त नजर आया फाल जबकि इमरान खान साहब वहां पे गए। KP की फाल नजर नहीं आ रहे। ये अजीब सी बात है कि सिंध हमें फाल नजर आ रहा है, बड़ी अजीब। और ये पहले भी ऐसे हुआ था, कोविड के दौरान भी ऐसे हुआ था।
और पंजाब जो है वो उस वक्त ना उस्मान बुज़दार थे, परवेज इलाही साहब से तो कल भी बात की थी, आज भी बात हम गुजारिश कर सकते हैं कि भाई आप जरा फाल हो वहाँ पे जाके और देखें कि जनूबी पंजाब के अंदर क्या हालात हैं, और बलोचिस्तान तक जाएं, तो वहां तक जाएं, आप दूसरे सूबों तक जाएं। बहरहाल तो इमरान खान साहब को भी जाना चाहिए वहां पर, लेकिन ये कि ये हफ्ता चूंकि अब वो 6-7 दिन सारे अब अदालतों में फंस गए हैं मामला सारे, तो अगर इमरान खान साहब बिजी हैं तो फिर परवेज इलाही साहब जाएं, या असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी, बाकी लोग एक टीम बना लें, और वो हम तो देखिए मशवरा दे सकते हैं, बाकी तो उनको खुद करना है सारा। लेकिन जाहिर है कि जब खान साहब फंसे हुए हैं इन मामलात में, तो हो सकता है कि फिर उनकी क़यादत जो है वो भी सोच रही हो कि वहां पर जाना इस वक्त बेकार है सैलाब ज़दा इलाकों में, और बेहतर है कि यहाँ पर रुक के जो है वो सियासी मामलात को आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी जो चीज़ है वो देखें कि ये अब जैसे मैंने कहा ना, इस हफ्ते में बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी मुल्क की सियासत में, और उसमें एक तो ये देख रहे हैं कि खान साहब इससे कैसे निकलते हैं। ये सर्च वारंट आज इशू हुए हैं बनी गाला में छापे के, इससे कैसे निकलते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो और फिर तौहीन अदालत का मामला, 2 मामलात हैं। दहशतगर्दी का मामला जो कि स्टोरी बना पूरी दुनिया में कि लोग परेशान हो गए कि इमरान खान दहशतगर्द कहां से हो गया। दूसरा मामला जुडिशियल है मामला, जो कि आज की तकरीर से उनके पता चला कि वो कोई खास उसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि सरेंडर करें अदालत के सामने। फिर उसके बाद तोशा खाना, ये सारे मामला, इलेक्शन कमीशन, तो इमरान खान इस हफ्ते जो है वो उधर फंसे नजर आएंगे, और दूसरे जो लोग हैं वो आपको सैलाब में ज्यादा नजर आएंगे। मेरा ख्याल ये है कि खान साहब अगर अपने आप को मतलब वो वहां पर रखें वो मामलात, लेकिन साथ साथ सैलाब की तरफ वो खान साहब तवज्जो दें। टेलीफोन का उन्होंने ऐलान किया है कल, बड़ी जो अच्छी बात है। कल तक जाहिर है कि वो टेलीफोन करना उनके लिए, और जाहिर है कि दुनिया भर से लोग उनको पैसे भी देंगे, और वो अगर अपील करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और हुकूमत भी इस वक्त इमदाद की अपील कर रही है, बाहर जो हमारे पाकिस्तानी मुकीम हैं उनसे भी। लेकिन इस वक्त डॉक्टर साहब एक और इम्पॉर्टेंट जो मामला है वो IMF है, चूंकि एक बड़ा सानहा पेश आया है पाकिस्तान में। तो इस वक्त हुकूमत का क्या ये सही फैसला नहीं होगा कि IMF से बात करें और IMF से निगोशिएट करने की कोशिश करें उन टर्म्स एंड कंडीशंस पे जिस पे हम उनसे कर्ज लेने की बात कर रहे थे? देखिए, जब भी कोविड आया था ना, तो IMF से बात की थी, और IMF ने रिलैक्स कर दिया था पूरी दुनिया में, बहुत से मामलात को IMF ने रिलैक्स किया था। आप ये देखें कि अमेरिका का ज़ाहिर सबसे ज़्यादा स्टेक था। सबसे पहले अमेरिका की तरफ से, ज़ाहिर चाइना की तरफ से वैक्सीन पहुंची थी, फिर अमेरिका ने आपको बहुत वैक्सीन दी थी जी। और बल्कि इंडिया में बाद में पहुंची थी, पाकिस्तान पहले पहुंच गई थी उनकी वैक्सीन अमेरिका की तरफ से। अमेरिका की तरफ से एड भी मिली थी, और अमेरिका की तरफ से जो है वो ये अलग बात है कि मतलब हमारे यहाँ वो जाहिर है कि एक कंफ्यूजन तो था ना, उस एस्ट्राजेनेका लगाएं कि मॉडर्ना लगाएं, क्या लगाएं, तो बहरहाल। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने उस वक्त दुनिया को जहां पर हंगामी हालात होते हैं तो वहां पर वो रीनिगोशिएट करते हैं। अब यहाँ पर ये इशू है कि यहाँ पर इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल, अच्छा वो हमारे जो मोहतरम मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, जो अमूमन रात को दिन से ज्यादा वो रात को तुलू होना ज्यादा पसंद करते हैं, तो वो कल रात को तुलू हुए 11:10 पे 15 मिनट पे, और उन्होंने कहा कि मेरी और इसहाक डार की फिलॉसफी अलग है। हाँ। अब मैं समझने से कहा से दोनों फिलोसफर्स हैं और इनकी फिलॉसफी अलग है, मतलब एक सुकरात है और एक बुकरात है, ये एक अफलातून है और एक जो है वो कोई, मतलब मुझे नहीं समझ में आया कि ये किस तरह की जुमला इन्होंने इस्तेमाल किया कि हम दोनों का फलसफा अलग है, माशी फलसफा सही। मतलब ये क्या फलसफा अलग है भाई? लड़ाई हो रही है सीटों के लिए, उसके लिए मियां नवाज शरीफ साहब एंडोर्स नहीं कर रहे सेटअप को, इसमें फलसफा कहां से आ गया, ये फिलॉसफी कहां से आ गई, ये पॉलिटिकल, यानी पता नहीं, खुदा जाने बार उनका ये जुमला मैंने सुना, सर ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब वापस। मिफ्ता इस्माइल साहब को चाहिए कि वो उनसे रीनेगोशिएट करने की बात करें, ठीक है ना। मिफ्ता इस्माइल साहब यहाँ तक ले आए हैं ना इश्यूज को, जो जैसे देखें उन्होंने करप्शन नहीं की, ये करप्शन कहां से हो गई इसके अंदर IMF के मामले में, उन्होंने जो पैसा नहीं बनाया, अब सारी उन्होंने बुरी बातें भी सुनी, सब कुछ किया, लेकिन अब जाहिर है कि जो कुछ मतलब हम भी कहते हैं वो भी सुन लेते हैं, चले ठीक है, लेकिन यहाँ से अब असल इम्तिहान ये कि वो रीनिगोशिएट अगर करते हैं ना IMF के साथ, और उसमें वो कि जी ये हमारे इश्यूज हैं और ये पाकिस्तान में हालात हैं, और आप भी देख रहे हैं क्या हालात हैं, ये देखें पाकिस्तान के हालात हैं, और हम लोगों पे बोझ नहीं डाल सकते इस वक्त बिजली का, इसका उसका, इसको जरा रिलैक्स करें। ठीक हो गया सर। डॉक्टर साहब ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे आपसे। याद रखती है किसी शख्स को, ये नहीं होता कि जी IMF की आपने बिल्कुल सारी शराइत मान ली, सब ये जो केस अगर प्रेजेंट होता है ना पाकिस्तान की तरफ से, तो फिर मानेंगे बात।
कि जी अच्छा अब आपने लोगों को जो मुसीबत ज़्यादा थे पहले ही डॉलर फिर हवा में उड़ रहा है। ये तो डॉलर को बैठे बैठे क्या हो जाता है, सैलाब में लोग सैलाब में जाते हैं और डॉलर फिर 230 हो गया ये डॉलर, और मीडिया खबरें अगर डॉलर तगड़ा हो गया, मतलब ये नहीं कहते कि रुपया जो है वो नीचे गिर गया और डॉलर तगड़ा हो गया, मतलब अजीब व गरीब सी वो फिर 230 का हो गया, मतलब 220 से 230 हो गया। तो मतलब है कि क्या है पता नहीं, खुदा जाने। तो उधर भी तरह नजर रखें, बहुत सारे मामलात हैं सारे, लेकिन असल इम्तिहान तो ये है कि क्या पाकिस्तान इस बात पे दुनिया को कन्विंस कर सकता है जो दुनिया को कन्विंस हो जाती है। दुनिया मतलब एक कहीं पर जलजला आ जाए, कि तबाही आ जाए, सैलाब आ जाए, तो क्या लोग दुनिया में आपके ख्याल से बात पे ध्यान नहीं देंगे? तो देंगे ध्यान, तो उनसे रीनेगोशिएट करें। और ये असल इम्तिहान है कि आप कैसे उनसे रीनेगोशिएट करके शराइत को जरा कम करते हैं, लोगों में बोझ कम डालते हैं। अभी फिर 30 रुपए पेट्रोल अगर आपने बढ़ाना है 1 तारीख के बाद से, तो इन हालात में जहां लोगों का आधे से ज्यादा मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है, तो अगर आपने 30 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ाना है, तो फिर तो उसके बाद मतलब इसके बाद क्या मतलब है कि आप सभी बह जाएं सैलाब में हमारी तरफ से, तो कोई सही भी ना होगा। हो, वो ना हो, अवामी लोग भी बह जाए, आप भी बह गए, सब बह जाते हैं सैलाब में, फिर अल्लाह का ठीक है फैसला। सर, डॉक्टर साहब ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे मजीद बात करेंगे आपसे। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले सैलाबी सूरत हाल पर बात कर रहे थे, मुल्क में जो इस वक्त हालात हैं, इस वक्त आप क्या देख रहे हैं कि क्या इदारे और हमारी हुकूमत जिसको बर वक्त इक़दामात कर लेने चाहिए थे, अब जो इक़दामात कर रही है, क्या आने वाले दिनों में इस तमाम तर हालात को और मामलात को कंट्रोल कर पाएगी हुकूमत? देखिए हुकूमत तो जो दायर कर रही है वो सामने ही है, और इसमें जैसे खराज तहसीन पेश करता हूँ अलखिदमत को। अलखिदमत के जो उनके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और उनके जो रजाकार हैं, जितने मुनज़्ज़म बंदा, एक तो अवाम ने, एक तो सबसे पहले तो अवाम ना, फिर उसके बाद आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, बाकी लोग सारे जहां जहां कर सकते थे उन्होंने सबने किया। लेकिन अगर कोई हमें उभर के सामने नजर आते हैं सबसे ज्यादा काम करते लोग, वो अलखिदमत के लोग हैं, और उनको खराज तहसीन। फिर सिविलियंस पीछे हटे तो जगह जगह आपको आईएसपीआर एक्टिव नजर आ रहा है, फौज एक्टिव, कैंप्स लग गए जगह जगह, हर जगह पर आर्मी चीफ घूम रहे हैं, कोर कमांडर लाहौर, कोर कमांडर पेशावर, कोर कमांडर सदन, तो फौज ने मुकम्मल तौर के ऊपर हर जगह पर आप देखें कि उनके अकाउंट्स भी खुल गए हैं, उनके कैंप्स भी लग रहे हैं, भी लग रहा है, क्योंकि आपकी सिविलियन गवर्नमेंट की वो गवर्नमेंट्स की आपस में ही नहीं खत्म, वो चल रही है। ये देखें, ये फिर जब यही मैं कहता हूँ हमेशा कि जैसे अलखिदमत वाले हैं, मिसाल के अलखिदमत को लेने चलेगा, तो अलखिदमत भी ये तो नहीं सोचेगी ना अलखिदमत वाले कि ये कोई जेहलम में है तो ये जो है ये कोयटा में मर गया, तो ये कराची में हो गया, तो मतलब कुछ कहीं पर आपको उभर के आगे आना। या ईदी ट्रस्ट वाले कभी सोचेंगे कि यार ये सिंधी है, ये जो है ये पंजाबी है, ये बलोच, ईदी ट्रस्ट नहीं थी, तो ये हमें काश हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने वोट बैंक और अपनी सीटों से उभर के सोचें कि यार ये हमारा वोटर अगर नहीं भी है, दूसरे का वोटर है या दूसरे का उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी के, तो हमारा इंसान हमारा भाई तो है यार, खुदा का खौफ करो। तो मतलब उसके, क्योंकि वो एक कौमी तशख़्ख़ुस ही नहीं दे पाती सियासी जमातें, वो तो हमेशा वो तफरीकी डालती हैं, तो उसके नतीजे में फिर ऐसे अदारे आपके सामने निकल के आते हैं जो कि कौमी वहदत को फिर जोड़ते हैं दोबारा, चाहे वो सिविलियन साइड पे हो, चाहे वो फौज की साइड पे हो। तो वो हमें नजर भी आ रहा है, तो वो बड़े अफसोस की बात है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर ये जो बग जिनसी लगी हुई है इसको जरा कम करेंगे थोड़ा सा। दूसरी बात देखें कि 30 तारीख से खित्ते के अंदर हालात देखें आप क्या हो रहे हैं। 30 तारीख से वो एक्सरसाइज, वो मश्क शुरू हो रही है जो कि वॉस्टॉक 2022, यानी किसकी वो मश्क 30 तारीख इसी हफ्ते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हफ्ता है, यानी रशिया अपनी एक्सरसाइज शुरू कर रहा है पैसिफिक में, ठीक है जी। और उसमें जो ग्लोबल टाइम्स जो है, वो छठी जो हमारी खबर है, ग्लोबल टाइम्स कह रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, छठी खबर, फॉर द फर्स्ट टाइम चाइना सेंड्स ग्राउंड नेवल एयरफोर्स टू ज्वाइन रशियन वॉस्टॉक ड्रिल्स। अब ये जो ड्रिल्स हैं ये शुरू होंगी 30 तारीख से 5 सितंबर तक जारी रहेंगी। लेकिन इशू ये नहीं है कि इसमें, यानी जाहिर है चाइना भरपूर अंदाज में इसमें हिस्सा ले रहा है, इशू ये है कि वहां पर इंडिया भी आ रहा है। ये सबसे बड़ा रौला है कि इंडिया जो है वो रशिया के साथ एक्सरसाइजेज में, वो रशिया जिसका फड्डा पड़ा हुआ है पूरे वेस्ट के साथ और जिसके खिलाफ इंडिया ने वोट डाला है, वहां पर इंडिया भी है।
अच्छा, इंडिया जो है वो अब वहां पर मौजूद है और साथ ही अमेरिका का प्रेशर इंडिया पे आना शुरू हो गया है कि भाईजान आपके जो, अच्छा इंडिया को थोड़ा सा अमेरिका अब आया भी है इंडिया की मदद के लिए। मतलब अक्टूबर में वो स्टार्ट करने जा रहे हैं गालिबन ये बॉर्डर एरियाज में एक्सरसाइजेस, यानी ऊपर यानी लद्दाख की साइड पे एक्सरसाइजेस शुरू करने जा रहे हैं, जो जब शुरू होंगी तो देखते हैं कि उस पर चाइना का क्या रिस्पॉन्स सामने आता है। लेकिन असल इशू ये है कि अमेरिका का प्रेशर आना शुरू हो गया इंडिया पे कि अपने आप को डिस्टेंस करें रशिया से। तो एक तो हमें पॉइंट नजर, अब कहां तक इंडिया करता है कहां तक नहीं करता, एक तो नजर आ गया कि उन्होंने वोट डाल दिया। दूसरा जो है वो, अगर टाइम्स ऑफ इंडिया आज का देखें जो 8वीं न्यूज है हमारी, तो अमेरिका ने इंडिया से कहा कि ज्वाइन ग्रुप फॉर रशियन ऑयल प्राइस कैप। हाँ। ठीक है। अच्छा, यानी अब जरा अपनी सप्लाई वगैरह को इसको कम करना शुरू करें, दारोमदार कम करना शुरू करें। और फिर उसके बाद जो है वो ये इसी खबर को फिर 10वीं न्यूज है हमारी कि यूएस वांट्स इंडिया टू जॉइन कोलिजन ऑन रशिया फ्यूल प्राइस कैप, ताकि उनकी रशिया की जो आमदनी हो रही है ऑयल बेच के वो कम हो। और फिर जो टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है 9th, और मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ यूएस नेवल चीफ को, कि यूएस नेवल चीफ ने बयान दिया कि इंडिया को टू फ्रंट चैलेंज है चाइना की तरफ से, विल ठीक है। प्ले की रोल इन काउंटरिंग बीजिंग। अच्छा, ये इस यानी अब इसको इंडिया ने, सॉरी अमेरिका ने बात की है कि एक तो साउथ से यानी श्रीलंका वाली साइड पे जहाँ पे हमें पता है हम्बंतोता पोर्ट और ये ब्लू ओशन, ये पूरी स्ट्रेटेजी चाइना की बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है, वो बिल्कुल बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है। समुद्रों के अंदर भी केबल बिछ रहे हैं, बंदरगाहें, पोर्ट सारी। तो ये उनकी नेवी की तरफ से आज ही कहा गया है कि जी। टू फ्रंट चैलेंज है, ये हमें पता है, ठीक है। और टू फ्रंट चैलेंज यानी नॉर्थ पे तो लद्दाख की साइड पे सही। चाइना, और नीचे साउथ में यानी ये श्रीलंका की साइड पे। तो उनके नेवल चीफ ने कहा है कि अमेरिका साथ आएगा। अच्छा, लेकिन अब मसला ये है कि क्या अमेरिका साथ अगर आएगा तो ये फिर इसको इस तरह से समझा जाए कि इंडिया जो है वो रशिया से अपने आप को अलग करेगा और चाइना के साथ जो उसकी थोड़े से ताल्लुकात भी, देखिए स्टेलमेट हुआ हुआ है ना मामला खराब हो रहे हैं ना मामला बेहतर हो रहे हैं, हाँ। एक स्टेल पे है वो लद्दाख। तो आने वाले दिनों में क्या मजीद मामला खराब होंगे? ये बड़े जो सुपर पावर्स हैं, मैं बात हमेशा कहता हूं, सुपर पावर्स कभी एक दूसरे से नहीं लड़ती, वो दूसरे मुल्कों को तख्ता बनाती हैं, ठीक है ना। चाहे वो यमन हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, ये पिछली सर जंग में, चाहे वो इराक हो, चाहे वो जमाल अब्दुल नासिर का धड़ तख्ता हो जाए, चाहे वो मुसद्दिक का हो जाए ईरान में, वो दूसरे। लेकिन सवाल ये है कि एक तो ताइवान बन गया है ना, ताइवान तो बीच में एक बन गया है ना, वो देखे ना, जापान टाइम्स आज कह रहा है कि जो 11वीं न्यूज है कि चाइना लार्ज ड्रिल दोबारा, क्योंकि वहां पर फिर एक सेनेटर पहुंची है खातून, तो फिर पूरा तो वो न्यू नॉर्म्स है ना, न्यू नॉर्म्स का मतलब है अभी मामूल की बात हो गई है कि चाइना घेर लेता है चारों तरफ से ताइवान को, ब्लॉकेड यानी ब्लॉक करता है, तो फाइबर ऑप्टिक भी ब्लॉक हो जाएगी। कल भी बात की थी, उनकी जो सप्लाईज हैं वो भी ब्लॉक हो जाएंगी सारी। लेकिन चाइना उसके साथ साथ साउथ कोरिया से करीब आ रहा है। साउथ कोरिया क्या बोल रहा है, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट नहीं आए थे जब वहां पे पहुंची थी नैन्सी पेलोसी, तो साउथ कोरिया से चाइना जो है वो अपने आप को करीब कर रहा है। लेकिन देखिए बड़ी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर डिप्लोमेसी हो रही है सर। सब। अभी कोविड के बाद से हमने देखा कि तमाम ममालिक की इंडिविजुअल पॉलिसी रही है और जो उनकी खारजा पॉलिसी है वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हो रही थी, किसी भी बड़े पावर से। इस वक्त क्या भारत का, जहां पे वो ऑलरेडी चाइना से उलझे हुए हैं, इस वक्त भारत का क्या रशिया के अगेंस्ट कोई पॉलिसी बनाना उनके फेवर में जाएगा? क्योंकि अमेरिका ने तो हमेशा से हर मुल्क को, हर दोस्त मुल्क को डंप किया है, और इस वक्त क्या वो सूरत हाल है, क्या वो मामलात हैं कि भारत रिलाई कर सके अमेरिका पे? नहीं, देखिए भारत का कोई रशिया से कोई जंग तो नहीं है ना। भारत का तो रशिया के साथ मामला ये है कि एक पुराने ताल्लुकात हैं उनके, कोल्ड वॉर दौर में सोवियत यूनियन और रशिया करीब रहे एक दूसरे के, और मतलब इस कदर करीब रहे हैं कि मॉस्को में बाकायदा राज कपूर और ये सारे नरगिस और ये जो दौर था, ये इनके बाकायदा गाने और फिल्में इनकी वहां पर जो सोवियत लोग इनकी गाया करते थे बाकायदा। इनकी पॉपुलर, बहुत ज्यादा, बहुत पॉपुलरिटी थी इंडियन कल्चर की। तो इंडिया ने जाके कोई यूक्रेन के साथ मिलकर तो लड़ना नहीं है। इशू ये है कि इंडिया जो है वो ऑयल ले रहा है वहां से, ठीक है ना, और वहां एक खुल के जंग हो रही है रशिया के साथ। तो रशिया को अगर बेनिफिट होता है, और रशिया जो है वो वहां की गैस काट रहा है, और मतलब है कि अब देखें ना, एनर्जी क्राइसिस पैदा हो रहा है, बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज क्राइसिस पैदा हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की आप देखें जरा जो खबर है, बिल्स ब्रिटेन विल स्टोर 80% एनर्जी क्राइसिस, यानी 1900, ये आप देखें ना जो तीसरी खबर है
जो यानी 1975 पाउंड अगर बिल था तो अगले महीने से वो 3,549 पाउंड हो जाएगा जी। यानी आप देखें कहां से कहां बिल वहां पहुंच रहे, लोगों की हड्डी पसली एक हो जानी है। लोगों को समझ नहीं आना यूरोप के अंदर, और वो राशनिंग करते हैं, क्या करते हैं जर्मनी में, फ्रांस में, खुदा जाने, क्योंकि वो तैयार नहीं थे इसके लिए कि इतना बड़ा क्राइसिस आएगा। तो हो सकता है रशिया कोई अपनी टर्म्स के ऊपर गैस वगैरह खोले, क्योंकि अदरवाइज रशिया का जो इन्फ्लुएंस है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा यूरोप के अंदर, नफरत और बढ़ेगी रशिया के अगेंस्ट। तो लेकिन असल बात जो है वो ये है कि इसको बैलेंस अब कैसे करेगा इंडिया। मतलब इंडिया वहां पर जाके रशिया की मशकें हो क्यों रही हैं, मतलब रशिया को क्या जरूरत है जाने की। रशिया की मशकें हो रही हैं वो जापान के लिए। रशिया की मशकें रशिया कर रहा है वो पैसिफिक में अपनी स्ट्रेंथ शो करने के लिए कि भाई हम भी वहां पर हैं। जापान कौन, अमेरिका का लाई। और रशिया अपनी यूक्रेन में उलझा हुआ है, लेकिन वो ईस्ट में जाके, और वहां चाइना फुल फ्लैश साथ शरीक है। अब उसमें इंडिया से आता है, तो इंडिया क्यों जा रहा है उन मशकों में, तो वहां पर तो वो लाइव ड्रिल्स हो रही हैं, और वहां पर इंडिया जाता है तो फिर इंडिया जो खास इंडिया पे अब ये प्रेशर भी आना शुरू हो गया कि जी आप रशिया से अपना ऑयल जो है वो कम करें, और चाइना के साथ जो है एक्साइजेस में अमेरिका आ रहा है। तो ये बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल बन रही है, और उसमें अगर इंडिया मुकम्मल तौर पे अमेरिकन कैंप में आ जाता है, और यहाँ पर देखिए ब्रिक्स है, RIC है, और SCO है, बहुत सारे फोरम्स हैं जहां पे वो चाइना का और इंडिया का मोहताज है, मतलब सॉरी रशिया का ऑयल ले रहा है वो उनसे। तो ये इस पूरी पिक्चर में ये बड़े इंटरेस्टिंग आने वाले चंद महीने हैं, और उसमें यहाँ पे पाकिस्तान में फैसला साजी नहीं हो पा रही। बदकिस्मती क्या है कि इतने इवेंट्स में पाकिस्तान जो है वो फंसा हुए दरमियान में, और यानी मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या है हमारी कोई इंडो पैसिफिक या एशिया पैसिफिक स्ट्रेटेजी है, कोई हम कोई आगे जाके फ्यूचर में ये 2 ब्लॉक से 3 ब्लॉक से ज्यादा बनते हैं दुनिया में, तो पाकिस्तान कैसे बैलेंस करेगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, सही हो गया, बहुत शुक्रिया नाजरीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों के सब ख्याल रखिएगा।